दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। आज पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन था। आज राहुल गांधी यात्रा के दौरान होशियारपुर में मीडिया से मिले, जहां उन्होंने पंजाब में यात्रा को मिली कामयाबी से लेकर बीजेपी और संघ पर जोरदार हमला बोला। तो वहीं वरुण गांधी को लेकर भी राहुल ने बड़ा बयान दिया। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश को जोड़ने के संकल्प के साथ कांग्रेस ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जहां एक तरफ जनता से अपना रिश्ता मजबूत किया और जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियों को जाना, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल मीडिया से भी मुखातिब हुए और उनके सवालों का मुखरता से जवाब दिया। उसी कड़ी में आज एक बार फिर राहुल गांधी ने पंजाब में अपनी यात्रा के आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यात्रा के लक्ष्य को बताया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने कई अहम मुद्दों पर बात की। होशियारपुर में राहुल गांधी ने देश में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा, देश के 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। उन्होंने कहा, देश में 21 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। इसके साथ ही बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, भारत की सभी संस्थाओं को आरएसएस और बीजेपी कंट्रोल कर रही है। सभी संस्थाओं पर उनका दबाव है। चुनाव आयोग, नौकरशाही, न्यायपालिका पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी, वैसी लड़ाई नहीं है। अब लड़ाई भारत की संस्थाओं और विपक्ष के बीच है। इतना ही नहीं, वरुण गांधी को लेकर राहुल ने कहा कि मेरी विचारधारा उनसे नहीं मिलती है। मैं आरएसएस के दफ्तर में नहीं जा सकता, चाहे मेरा गला काट दिया जाए। वरुण से मिल सकता हूं, गले लगा सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं अपना सकता। इसके अलावा राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान चलते हुए अपनी जान गंवाने वाले भारत यात्रियों को याद किया और भावुक हुए। साथ ही देश में किसानों की दुर्दशा पर भी राहुल ने चिंता जाहिर की। राहुल ने कहा, किसान ऐश्वर्या शाहरुख से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये राहुल गांधी का बड़प्पन है कि उन्होंने वरुण को गले लगाने की बात कही, लेकिन संघ की विचारधारा को नकार दिया। इधर जजों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। विपक्ष का साफ कहना है कि सरकार के हस्तक्षेप से न्यायपालिका को खतरा है, तो दूसरी ओर कानून मंत्री का दावा है कि जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सिंह को पत्र लिखा है, लेकिन ये पत्र सवालों में आ गया है। विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में जुट गया है, तो कानून मंत्री सफाई दे रहे हैं कि पत्र को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। जो आरोप लग रहे हैं उनमें सच्चाई नहीं है। दरअसल कानून मंत्री के पत्र की खबर जैसे ही सामने आई, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार न्यायपालिका पर कब्जे की कोशिश के लिए धमकी का सहारा ले रही है। कॉलेजियम में सुधार की जरूरत है, लेकिन ये सरकार उसे पूरी तरह से अधीन करना चाहती है। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि न्याय व्यवस्था में केंद्र सीधे दखल दे रहा है, हमें ये नहीं चाहिए। न्यायपालिका प्रभावित हुई तो लोकतंत्र ही समाप्त हो जाएगा। हम न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र चाहते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि न्यायिक नियुक्तियों में सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रिजिजू के पत्र को बीजेपी के पूर्व सांसद ने भी गलत बताया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया और लिखा, मैं प्रधानमंत्री मोदी से ये सिफारिश करता हूं कि प्रधानमंत्री संविधान के अनुच्छेद 217 को पढ़ें, क्योंकि ये स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर निर्णय ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए ये सीजेआई और उनकी गठित समिति का विशेष अधिकार है। कानून मंत्री के पत्र को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को ही घेर लिया, तो कानून मंत्री किरण रिजिजू ने खुद पूरे मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा, जो आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने खुद ही सवाल उठा दिया कि सरकार का नामित व्यक्ति कॉलेजियम का हिस्सा कैसे हो सकता है। कुछ लोग तथ्यों को जाने बिना ही आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने खुद मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के पुनर्गठन के लिए कहा था और इसे लेकर पहले जो पत्र लिखे गए हैं उसी कड़ी में उन्होंने पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि सर्च सह मूल्यांकन समिति की परिकल्पना योग्य उम्मीदवार की पैनल की तैयारी के लिए की गई है, जिससे कॉलेजियम नाम निकाल सके। साफ है, विपक्ष की घेराबंदी से सरकार मुश्किल में दिख रही है। कॉलेजियम पर छिड़ा ये विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। विवाद कर्नाटक बीजेपी में भी थमता नहीं दिख रहा है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की कुर्सी मुश्किल में दिख रही है। पीएम मोदी के साथ पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की मुलाकात ने उन कयासों को बल दे दिया है कि कर्नाटक में आने वाले चुनाव बसवराज बोम्मई के नाम पर नहीं लड़ा जाएगा।
अगले कुछ महीनों में कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा, जिसने राज्य की सत्ताधारी बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। और अब बीजेपी के अंदर उथल पुथल मच गई है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के चलते राज्य में बीजेपी की हालत कमजोर है। ऐसे में पार्टी जनता को लुभाने के लिए बड़े बदलाव कर सकती है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि बीजेपी कर्नाटक में भी गुजरात मॉडल लागू कर सकती है। और जैसे गुजरात में चुनाव से पहले सीएम बदला गया था, ऐसे ही कर्नाटक में भी सीएम बदला जा सकता है और सीएम बसवराज बोम्मई की कुर्सी जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम बोम्मई के खिलाफ राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोर्चा खोला हुआ है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों कांग्रेस ने पे सीएम के पोस्टर भी निकाले थे। इसके साथ ही हिजाब विवाद के चलते भी राज्य की बोम्मई सरकार घिरी हुई है। ऐसे तमाम मुद्दों ने सीएम बोम्मई की मुश्किल बढ़ा दी है, जिससे बीजेपी आलाकमान उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली हुई बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में कर्नाटक में गुजरात मॉडल लागू करने का विचार हो रहा है। इसके साथ ही जानकारों का कहना है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, पार्टी में येदियुरप्पा की अहमियत बढ़ रही है। वो पार्टी के संसदीय बोर्ड में भी हैं। लिंगायत समुदाय का सपोर्ट उनके साथ है। ऐसे में अब चुनाव नजदीक आते आते बोम्मई की टेंशन बढ़ गई है। देखना होगा कि बोम्मई को लेकर आलाकमान क्या फैसला लेता है। कर्नाटक में बीजेपी पहले ही बैकफुट पर है। ऐसे में अब पीएम मोदी दक्षिण के एकमात्र राज्य में अपनी सत्ता बचाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना होगा पीएम मोदी की रणनीति क्या कमाल करती है। कमाल तो जेपी नड्डा के साथ हो गया है। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी की हार के बाद ये कयास लग रहे थे कि नड्डा की कुर्सी जा सकती है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने एक बार फिर नड्डा पर भरोसा जताया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जेपी नड्डा के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज प्रस्ताव दिया। राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को रखा था। सभी बीजेपी सदस्यों ने इसे मंजूर कर लिया है। जेपी नड्डा जून 2024 तक के लिए बीजेपी अध्यक्ष रहेंगे, यानी लोकसभा चुनाव बीजेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही लड़ेगी। जबकि कुछ दिनों से नड्डा को हटाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार ने नड्डा की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए थे। हिमाचल प्रदेश जेपी नड्डा का गृह राज्य है। यहाँ बीजेपी की हार के बाद माना जा रहा था कि जेपी नड्डा की कुर्सी जा सकती है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने एक बार फिर नड्डा पर भरोसा जताया है। मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके जेपी नड्डा को संगठन का भी तजुर्बा है। अध्यक्ष बनने से पहले नड्डा जम्मू कश्मीर और यूपी के प्रभारी महासचिव रह चुके हैं। 2010 में नड्डा राष्ट्रीय राजनीति में आए थे। उस वक्त नितिन गडकरी ने उन्हें पार्टी का सचिव नियुक्त किया था। अब नड्डा का जून 2024 तक के लिए अध्यक्षीय कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जेपी नड्डा 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद करीब 14 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। इनमें से 5 राज्यों में बीजेपी ने अकेले दम पर सरकार बनाई, जबकि 2 राज्यों में गठबंधन के साथ सरकार बनाने में सफल रही। जेपी नड्डा की कुर्सी बच गई है, लेकिन इसके साथ ही नड्डा पर पहले से ज्यादा दबाव है। दबाव में तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी हैं। 2014 के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अपने बयानों को लेकर अक्सर बीजेपी के निशाने पर रहने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब बुरे फंस चुके हैं। आज 2014 में दिए गए उनके एक बयान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो कोई बीजेपी को वोट देगा उन्हें खुदा भी माफ नहीं करेगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने कांग्रेस को लेकर कहा था कि जो लोग कांग्रेस को वोट देंगे वो देश के साथ गद्दारी करेंगे। बेंच का कहना था कि ऐसा करके केजरीवाल वोटर्स के मन में डर पैदा कर रहे थे। उन जैसी शख्सियत को ऐसा करना शोभा नहीं देता, लिहाजा उन्हें इस मामले में कोई राहत नहीं दी जा सकती। अदालत का कहना है कि केजरीवाल को पता था कि खुदा का नाम लेने से एक खास समुदाय के वोटर्स डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। बेंच ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने जो कुछ कहा उसके पीछे एक रणनीति थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 6 सितंबर 2014 को मामले का संज्ञान लेकर केजरीवाल को समन जारी किया था। दिल्ली के सीएम ने इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था। सर्वोच्च अदालत ने तब कहा था कि उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होकर राहत की गुहार लगानी होगी। उसके बाद केजरीवाल ने अगस्त 2022 में एसीजेएम की कोर्ट में डिस्चार्ज के लिए याचिका दायर की थी। याचिका खारिज होने पर रिवीजन पिटीशन भी दाखिल की गई। राहत नहीं मिली तो दिल्ली के सीएम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। अदालत में केजरीवाल ने दलील दी कि उन्होंने धर्म या किसी और आधार पर वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की, लेकिन केजरीवाल की ये दलील भी काम नहीं आई। फिलहाल दिल्ली के सीएम को इस मामले में कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। केजरीवाल ये कह चुके हैं कि उनका बयान किसी खास धर्म के मतदाताओं को लेकर नहीं था, लेकिन अदालत ये मानने को तैयार नहीं है। इधर राजस्थान में कांग्रेस एक बार फिर
सत्ता में वापसी के लिए तैयार है। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस भी अपना किला बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसी के तहत सीएम गहलोत लगातार ऐसी रणनीति तैयार कर रहे हैं जिससे बीजेपी को सेंधमारी से रोका जा सके। देश में इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें राजस्थान भी शामिल है, जिसे जीतने के लिए बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के किले में बीजेपी के लिए कमल खिलाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि सीएम गहलोत इस बार न केवल कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि जनता के दिल में उतरने की भी कोशिश कर रहे हैं। चुनाव को देखते हुए गहलोत सरकार अपने ही कामकाज का फीडबैक लेने में जुटी है। ऐसे में सरकार ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में अलग अलग सत्रों में मंत्रियों ने अपने अपने विभागों के कामकाज का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने दिया। इसके बाद सीएम गहलोत ने खुद मीडिया को बताया कि राज्य सरकार ने जन सेवा ही कर्म, जन सेवा ही धर्म के सूत्र के साथ संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन को धरातल पर साकार किया है। सीएम ने कहा कि पिछली बार भी हमारी सरकार ने चिंतन शिविर का आयोजन किया था। 4 सालों में अलग अलग विभागों ने पूरी ईमानदारी से बेहतर काम किया है। पेपर लीक मामले पर भी सफाई दी। सीएम गहलोत ने कहा कि पेपर लीक कई राज्यों में हुआ है, लेकिन कहीं भी इतने कड़े कदम नहीं उठाए गए हैं। राजस्थान में पेपर लीक होने के तुरंत बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। अब सीएम गहलोत तो जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। और बुलेटिन के आखिर में बात जोशीमठ पर टूटी बड़ी आफत की। जोशीमठ का संकट और बड़ा हो गया है। घरों और 2 होटलों के बाद अब एक पूरी कॉलोनी इसकी चपेट में आ गई है, जिसके बाद इसे ध्वस्त किए जाने का फैसला किया गया है। जोशीमठ की जेपी कॉलोनी के निरीक्षण के बाद इसे भी गिराने की तैयारी की जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो जोशीमठ पर आई आफत आने वाले वक्त में और विकराल होने वाली है। देखते हैं ये रिपोर्ट। जोशीमठ की जेपी कॉलोनी को लेकर चमोली के डीएम हिमांशु खुराना को आदेश दिया गया है कि वो इससे जुड़े सभी लोगों को सूचित कर दें कि गंभीर हालात में पहुंचे निर्माण को जल्द हटाया जाएगा। इस कॉलोनी को भी पहले से प्रस्तावित माउंट व्यू और मलारी इन होटल की तरह ही गिराया जाएगा। हाल ही में निरीक्षण के दौरान राज्य की विभिन्न एजेंसियों की टीम ने पाया कि जेपी कॉलोनी का एक सिरा जमीन धंसने के चलते सीधी रेखा में गंभीर क्षतिग्रस्त है। कॉलोनी के नीचे से पानी बह रहा है। कॉलोनी से कितने घरों को हटाया जाना है, इसे लेकर डीएम को एक सर्वेक्षण करने और ऐसी संरचनाओं की संख्या बताने का आदेश दिया है जिन्हें हटाया जाना है। इनमें क्षतिग्रस्त घरों और पुलियों का जल्द से जल्द वैज्ञानिक तरीके से गिराया जाएगा। इस बीच जोशीमठ में दरार वाले घरों की संख्या बढ़कर 849 हो गई है। 165 घरों को असुरक्षित चिन्हित किया गया है। डीएम की माने तो नए घरों में दरारें नहीं देखी गई हैं। पुरानी जो दरारें थी उनमें 1 से 2 मिलीमीटर का और इजाफा हो गया है। दरार वाले घरों की बढ़ती संख्या पर उन्होंने कहा कि सर्वे का काम जारी है। इस दौरान जिन घरों में दरार दिखती है उन्हें दर्ज किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नई दरारें हैं। 11 जनवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ का दौरा किया था और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की थी। उस वक्त सीएम ने लोगों को आश्वासन दिया था कि जब तक जरूरी ना हो कस्बे में घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। इस बीच हैदराबाद के राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के विशेषज्ञों की टीम 16 जनवरी को रुड़की पहुंच गई। टीम ने जोशीमठ का गहन भूभौतिकीय सर्वेक्षण शुरू किया है, जिसमें घरों में दरारों की समस्या को ठीक करने और पानी के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो आज इस बुलेटिन में